हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम नए साल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आने वाला साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपके जो टारगेट हैं आप उनको अचीव कर पाएं और आप सभी लोग अच्छे से अच्छी पोस्ट पर पहुंचे। बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1 और 2 जनवरी के करेंट अफेयर्स। देखना है हमें नए साल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। ठीक है, ये जो करेंट अफेयर्स के सेशन है ये आपके सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि एमपीपीएससी 2026 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आप लोग भी मतलब जो एमपी वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो आप एमपीपीएससी के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो सबसे पहली बात करते हैं हम काम्या कार्तिकेयन के बारे में। ये है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, और इन्होंने रिसेंटली साउथ पोल पे पहुंची है। कहाँ पे पहुंची है? साउथ पोल पे पहुंची और केवल 18 साल की है। और ये यंगेस्ट इंडियन और सेकेंड यंगेस्ट वीमेन बन चुकी हैं जिन्होंने इसकी की है साउथ पोल पे। ठीक है, तो 18 ईयर ओल्ड है काम्या कार्तिकेयन, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और ये यंगेस्ट इंडियन और सेकेंड यंगेस्ट वीमेन बन चुकी हैं इन द वर्ल्ड टू स्की इन द साउथ पोल। ठीक है, इन्होंने 115 किलोमीटर के ट्रैक को कवर किया था। 30 डिग्री -30 डिग्री टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा काम्या के ऊपर कई सारे और भी अचीवमेंट हैं। ठीक है, इन्होंने 2019 में अकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना की हाईएस्ट पीक है, 6962 मीटर हाईएस्ट पीक आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2019 में इन्होंने शी बिकम द यंगेस्ट गर्ल टू स्केल अकांकागुआ ऑफ 6962 मीटर। इसके अलावा 2023 में ये यंगेस्ट इंडियन बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट करने का काम किया था फ्रॉम द नेपाल साइड। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा 7 समिट क्या होती हैं। आप लोग अक्सर न्यूज में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि 7 समिट क्या है। तो हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट है, हर एक कॉन्टिनेंट की अपनी हाईएस्ट पीक है, और उन हाईएस्ट पीक को जो समिट कर लेता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका 7 समिट चैलेंज। जैसे कि माउंट एवरेस्ट एशिया की, साउथ अमेरिका की अकांकागुआ है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक हुई है ना, यहाँ पे अफ्रीका नहीं है, ये साउथ अमेरिका है, राइट। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट क्या हो जाएगी? अकांकागुआ 6692 मीटर की। फिर माउंट मैकिनले है नॉर्थ अमेरिका में, माउंट एल्ब्रिश है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, तंजानिया में आपको देखने को मिल जाएगी, माउंट विंसन अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो आपको इन्हें याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नाउ बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल जी को इंटरिम डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल बनाया है एनआईए का। अब ये एनआईए क्या होता है? इसका मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप सभी लोगों को पता है 26/11 अटैक, ठीक है, मुंबई में ताज होटल में और आपके लियोपोर्ट कैफे वगैरह में अटैक किया गया था पाकिस्तानी लोगों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा 2008 में। उस अटैक के बाद मुंबई में जो 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद 2008 में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फॉर्मेशन किया गया काउंटर टेररिज्म के लिए, और इसी के इंटरिम डायरेक्टर जनरल आपको राकेश अग्रवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक, नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं एक ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियन के बारे में जिनका नाम है मीरा श्याल। इन्हें रिसेंटली डैमहुड इन किंग्स न्यूअर ऑनर दिया गया है। तो ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियन है, एक्ट्रेस है और एक राइटर, एक ऑथर भी है, मीरा श्याल इनका नाम है। इन्हें रिसेंटली डैमहुड मतलब डीबीई डैमहुड इन किंग्स चार्ल्स थर्ड न्यूअर ऑनर दिया गया है। ठीक है, इसके पहले इन्हें मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 1997 में और कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 2015 में दिया गया था। अब ये कहानी क्या है देखेंगे। अभी तक टोटल 1157 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। एक होती है MBE कैटेगरी, एक होती है आपकी CBE कैटेगरी
और एक है आपकी DBE या इसको KBE कैटेगरी कहते हैं। MBE का मतलब होता है मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, CBE का मतलब होता है कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और DBE मतलब डेमहुड या फिर नाइट, एक तरीके से नाइट कमांडर का ऑनर होता है। तो यही अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, अगर ओल्डेस्ट और यंगेस्ट पर्सन के बारे में बात करें जिन्हें ये अवार्ड मिला है, तो ओल्डेस्ट पर्सन 102 साल के रहे हैं जिनका नाम है जॉन हैंड। ठीक है, और यंगेस्ट 20 साल के टॉबी टॉबी रॉबर्ट रहे हैं जिन्होंने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल पेरिस 2024 में जीता था। ठीक है, ना बात करते हैं लव अग्रवाल जी के बारे में। अब यहाँ पे अगेन हम अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की जब भी मीटिंग होती है उसको चेयर करने का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर इस मीटिंग में लव अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा एक और नाम है रविंद्र कुमार। इनको रिसेंटली, रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को रिसेंटली FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन मतलब CMD बनाया गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD कौन है, तो आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल, आपको मिल जाएंगे। ये रिप्लेस कर रहे हैं आशुतोष अग्निहोत्री जी को, क्योंकि आशुतोष अग्निहोत्री जी को एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। नाउ बात करते हैं अबाउट द FCI। FCI का मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। 1965 में अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 इसका फॉर्मेशन किया गया था। FCI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब हमारे देश की एक बहुत ही शानदार सी स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आज की स्कीम नहीं है, 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये। रिसेंटली इस स्कीम को दिल्ली और उड़ीसा ने ज्वाइन किया है। ठीक है, रिसेंटली दिल्ली और उड़ीसा ने भी इस स्कीम को ज्वाइन किया है, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब उड़ीसा और दिल्ली में भी इंप्लीमेंट की जाएगी। तो आप देख सकते हैं जनवरी 2025 में उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से एक MOU साइन किया गया था, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसमें कहा था कि उड़ीसा राज्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइन करने वाला ये 34 नंबर का स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। वहीं 35वें नंबर का राज्य या फिर टेरिटरी आपको दिल्ली देखने को मिलेगी, जिसने प्रधानमंत्री यहाँ पे जन आरोग्य योजना को ज्वाइन किया है। अभी बस वेस्ट बंगाल ही केवल एकमात्र स्टेट है जिसने अभी तक इस स्कीम को ज्वाइन नहीं किया है। अब इसकी डेट आपको याद रखनी है, डायरेक्टली एग्जाम में डेट से क्वेश्चन आते हैं। 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट टर्सरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है। इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये बॉडी ही इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे। हमें देखना है ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। इसके अलावा एक हम बी के बारे में, एक मधुमक्खी के बारे में बात करेंगे जिसे लीगल राइट मिले हैं। सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिसंबर मंथ एंड हो चुका है, और दिसंबर मंथ की टॉप 300 MCQ की मैगजीन प्लस वन लाइनर्स आपके अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। केवल 25 रुपए में ये मैगजीन है, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है तो प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलो, अब यहाँ पर आप लोगों की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वन लाइनर स्पीडी मैगजीन भी अवेलेबल है, जिसमें जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक सभी के वन लाइनर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के वन लाइनर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इसे भी एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन में डेली करंट अफेयर्स की PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं।
नाउ बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 4666 करोड़ रुपीस की डिफेंस डील साइन की है फॉर कार्बाइन्स एंड टॉर्पीडो। ये जो गन दिखाई दे रही है ना, इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इंडियन आर्मी के लिए ये जो कार्बाइन्स है ये खरीदी जा रही हैं, और इंडियन नेवी के लिए टॉर्पीडो खरीदे जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये डील है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 डिफेंस प्रोक्योरमेंट की डील साइन की है, 4666 करोड़ रुपए की ये डील है। इसके अंदर कार्बाइन्स को इंडियन आर्मी के लिए और टॉर्पीडोज को इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाएगा। सबसे पहले CQB कार्बाइन्स के बारे में बात करते हैं। 2770 करोड़ रुपीस की डील है। इसका कंस्ट्रक्शन या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? तो भारत फॉर्ज लिमिटेड एंड PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ज्वाइंट वेंचर है अडानी डिफेंस और इजराइल वेपन इंडस्ट्री का, ठीक है। भारत फॉर्ज लिमिटेड 60% मैन्युफैक्चरिंग करेगा और 40% मैन्युफैक्चरिंग PLR इजराइल की जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और कंप्लीट इसकी जो डिलीवरी है वो आने वाले 5 सालों में हो जाएगी। तो 2770 करोड़ रुपए की ये डील है। नाउ बात करते हैं टॉर्पीडो के बारे में। तो टॉर्पीडो की जो डील है वो 1896 करोड़ रुपीस की डील है। WASS सबमरीन सिस्टम SRL इटली की कंपनी है, उसके साथ ये डील साइन की गई है, और 48 हैवी वेट टॉर्पीडोज को खरीदा जाएगा, और इन टॉर्पीडो का इस्तेमाल प्रोजेक्ट 75 की जो भी हमारे वेसल्स है, जो भी सबमरीन्स है, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि टॉर्पीडो की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट कब होगी? 2028 में अप्रैल महीने में स्टार्ट होगी, और खत्म कब होगी? 2030 तक खत्म की जाएगी, ठीक है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में बात करते हैं तो राजनाथ सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर है, लखनऊ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय सेठ है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रांची आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब एक और कहानी सामने आपने न्यूज में पढ़ ही ली होगी कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। बस दिख नहीं पा रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर में तो यही आर्टिकल है। चलो देख लेते हैं। इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एट $4.18 ट्रिलियन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि जापान को हमने ओवरटेक कर लिया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है, और इंडिया विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और भारत की जो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो $4.18 ट्रिलियन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना, फिर जर्मनी, और चौथे नंबर पे आपको इंडिया विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। अब हमारे कुछ टारगेट है कि हम जर्मनी को भी, जैसे कि हमने जापान को ओवरटेक किया है ना, वैसे ही हम जर्मनी को भी ओवरटेक करेंगे और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट का अगला जो टारगेट है कि जर्मनी जो कि वर्ल्ड की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उसको भी आने वाले 3 सालों में ओवरटेक कर लेंगे, और भारत विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, और उस समय भारत की जो GDP है वो 7.3 ट्रिलियन हो जाएगी 2030 तक। अब यहाँ पे ग्रोथ भी फोरकास्ट की गई है। तो इसमें बताया है कि इंडिया की जो GDP है वो इंक्रीज हो रही है बाय 8.2% इन द सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, ये बात मेंशन की है। और भारत जो है हाई मिडिल इनकम स्टेटस अचीव कर लेगा 2047 तक। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया कब तक हाई मिडिल इनकम स्टेटस अचीव करेगा? तो 2047 तक करेगा, ऐसा गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। नाउ बात करते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। प्रलय मिसाइल जो है इसको DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली 2 प्रलय मिसाइल की टेस्टिंग की गई है चांदीपुर रेंज से, मतलब कोस्ट ऑफ ओडिशा से। अब ये जो प्रलय है ये इंडिजीनियसली डेवलप है, भारत में निर्मित मिसाइल है, ठीक है। ये क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रलय कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब ये होता है कि इसको इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी भी कंट्री के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजीली प्रलय मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ये अपने टारगेट को 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में हिट करने में कैपेबल है, और इसका जो पेलोड है वो 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको प्रलय मिसाइल के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ बात करते हैं निम्यूस्लाइड के बारे में। अभी निम्सलाइड जो है ये एक प्रकार की दवाई है, एक प्रकार की मेडिसिन है, ठीक है। और ये किस प्रकार की मेडिसिन है? ये नॉन एस्टेरॉइड, ठीक है, नॉन
एस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसका ट्रीटमेंट पेन में मतलब एज अ पेन किलर और फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें जो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि फीवर और पेन को रिलीव करने में मदद कर रहे थे वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के अंदर अंडर द सेक्शन 26A इसे बैन कर दिया गया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, इसकी सेल पे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, डन। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि अबव 100 mg की ये जो टेबलेट्स हैं इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण लीवर पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए इसे मार्केट से बैन किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये क्या है। ना बात करते हैं स्टिंगलेस बी के बारे में। अमेज़न के फॉरेस्ट में जनरली आपको ये बी देखने को मिलती हैं। हम सभी को पता है बीज का काम क्या होता है, पॉलिनेशन करना। अगर बीज खत्म हो जाएंगी सारी दुनिया से तो पॉलिनेशन नहीं होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है ना, तो पॉलिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, पॉलिनेटर होती हैं स्टिंग, आपकी जो बीज होती हैं। तो अमेज़न की जो स्टिंगलेस बी है, ये पहली इंसेक्ट है इन द वर्ल्ड जिन्हें लीगल राइट यहाँ पे ग्रांट किया गया है। आप देख सकते हैं इन्हें लीगल राइट दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि इनके जिससे इनके एग्जिस्टेंस को बचाया जा सके, इनको फ्लरिश होने में मदद की जा सके। ठीक है, ये स्टिंगलेस होती हैं, पहली चीज ये है। दूसरा, ये हार्मलेस होती हैं, ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और एक पॉलिनेटर की तरह काम करती हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये अर्थ की ओल्डेस्ट बी हैं। 80 मिलियन साल से ये पृथ्वी पर रह रही है। जब डायनासोरस रहा करते थे तब ये बी भारत में मतलब पूरे विश्व में पाई जाती थी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, स्पेशली अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। और ये पहली इंसेक्ट है जिन्हें लीगल राइट स्टेटस दिया गया है इन द वर्ल्ड, जिससे जो भी डिफॉरेस्टेशन के कारण इनकी प्रजाति में कमी आ रही है तो उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सके। ना बात करते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आपको ये देखेंगे बिहार राज्य में आपको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। तो बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ रिवाइज प्रपोजल टू नोटिफाई कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट डिमांड करा है, बिहार गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाए। और ये नोटिफिकेशन किसको भेजा है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनको नोटिफिकेशन क्लियरेंस के लिए भेजा गया है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंचुरी आपको मिल जाएगी, लार्जेस्ट सेंचुरी इन द बिहार। अपनी बायोडाइवर्सिटी और डेंस फॉरेस्ट के लिए जानी जाती है। कैमूर रेंज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अनुपम लेक, आपको इसके अंदर कोहिरा डैम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रैक्सन रिपोर्ट। इंडिया क्रिएट 5 यूनिकॉर्न एज 111 इमर्ज वर्ल्ड वाइड इन 2025। तो यहाँ पे ट्रैक्सन इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में बताया कि 2025 में 111 पूरी दुनिया में 111 ऐसे स्टार्टअप्स थे जो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हुए। पूरी दुनिया में 111 ऐसे स्टार्टअप्स थे जो कि यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हुए। 2025 में केवल 5 ही ऐसे भारतीय स्टार्टअप हैं जो कि यूनिकॉर्न का दर्जा ले पाए। वो 5 इंडियन यूनिकॉर्न्स कौन कौन सी हैं, तो एक है नवी, फिर आप देखेंगे जम्बो टेल है, JSW1 MSME है, जसपे और रेस फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। और भारत में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी 124 हो चुकी हैं। भारत विश्व में तीसरे नंबर पर आता है इन द टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपको अमेरिका में, फिर चाइना में, उसके बाद इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें बताया है कि इंडियन मार्केट में कोई भी स्टार्टअप है उसको लगभग 5.8 ईयर का समय लगता है यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होने के लिए, फंडिंग उठाने के लिए। ये बात इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, भारत में टोटल मैंने बता ही दिया है 124 यूनिकॉर्न है और भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। अगर भारत में भी देखें सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, फिर गुरुग्राम और मुंबई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनॉग्रेटेड इन बारामती। बारामती महाराष्ट्र में रिसेंटली शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनॉग्रेट किया गया है और ये इनॉग्रेशन गौतम अड्डानी ने किया है।
ये जो सेंटर है अंडर द विद्या प्रतिष्ठान ओपन किया गया, एक प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि पवार फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। और इस इंस्टीट्यूट को फंड करने का काम अडानी ग्रुप करता है, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपग्रेड किया जाएगा। और बारामती जो है वो लगभग 110 किलोमीटर दूर आपको पुणे से 110 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, कैपिटल मुंबई है। नेशनल पार्क तदोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला नाम आता है जयश्री उलाला का। ठीक है, अब यहाँ पे हुरुन इंडिया रिच लिस्ट पब्लिश की गई है। यहाँ पे इंडियन ओरिजिन जो लोग हैं, जो भारतीय मूल से संबंधित हैं, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशन, एमडी सीईओ के पोजीशन पे, मैनेजर लेवल पे बैठे हुए हैं, और कितने वो अमीर हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की है। ठीक है, तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 हैज नेम्ड जयश्री उलाला, जो कि प्रेसिडेंट है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अरिस्टा नेटवर्क की। ये रिचेस्ट इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर आपको देखने को मिलेंगी। इनकी नेट वर्थ 50,000 करोड़ है। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट के देखने को मिल जाएंगे सत्या नडेला, और सुंदर पिचाई अल्फाबेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाल्टिक सी। अब ये आपका स्टैटिक प्रश्न है, ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित है, लेकिन यहाँ ये आपका स्टैटिक बनेगा एग्जाम में। आप बाल्टिक सी की लोकेशन देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पूरा देखो, ये बाल्टिक सी है, और इसके साथ जो भी कंट्री बॉर्डर करती हैं वो सभी बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं। यहाँ पर एक बाल्टिक कंट्री देखने को मिलेगी, फिनलैंड। और फिनलैंड वी नो दैट कि एक तरीके से रशिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, और रशिया नाटो के अगेंस्ट है, ये बात भी आपको पता है। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है वो इसी कारण से तो स्टार्ट हुआ था कि यूक्रेन डिमांड कर रहा था कि वो नाटो में शामिल होगा, रशिया ने बोला तुम नाटो में शामिल नहीं होगे, वहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। तो यहाँ पे फिनलैंड ने बाल्टिक सी में एक शिप थी, उसको क्या किया है, उस शिप को यहाँ पे सस्पेक्ट पाया है कि ये बाल्टिक सी के अंदर जो टेलीकॉम केबल बिछी हुई है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये कर रहा था। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो बाल्टिक सी एक सेमी इनक्लोज्ड आपको सी देखने को मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। बाल्टिक सी जो है वो 9 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड जर्मनी। तो पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा देश जो है वो बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। ना बात करते हैं बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। अब ये बॉम्ब साइक्लोन क्या है जिसने रिसेंटली अमेरिका को हिट किया। अमेरिका में जब बॉम्ब साइक्लोन ने हिट किया उसके कारण बहुत तेज हवाएं चली, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ, बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, घरों की रोशनी चली गई, लाइट चली गई, मतलब काफी डिजास्टर देखने को मिला। तो बॉम्ब साइक्लोन ने हिट कहाँ पे किया है, अमेरिका में किया है। तो बॉम्ब साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी लो प्रेशर एरिया कहीं बन रहा होगा तो साइक्लोन की उत्पत्ति हो रही होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉम फ्रॉम व्हेन अ मास ऑफ लो प्रेशर एयर, लो प्रेशर एयर मतलब गर्म हवा, लो प्रेशर एयर का मतलब क्या होता है, गर्म हवा। हाई प्रेशर मतलब आपका ठंडी हवा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब लो प्रेशर एयर मिलती है हाई प्रेशर एयर के साथ, जब गर्म हवा ठंडी हवा के साथ मिल रही है, ठीक है, द एयर फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागना शुरू करती है। और जब हवाएं भागती हैं लो प्रेशर से, सॉरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो एक ऑब्वियस सी बात है किसी स्पीड से भागेंगी। और जब यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर एरिया होगा, जितना ज्यादा लो प्रेशर एरिया होगा उतनी तेज हवाएं भागेंगी, और जितनी तेज हवाएं भागेंगी विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसको ही तो हम साइक्लोन बोल देंगे ना। तो ये जनरली मिड एल्टीट्यूड साइक्लोन है। इसमें क्या होता है, जो लो प्रेशर एरिया है ना, ये 24 मिली की स्पीड से कम होता है, मतलब 24 घंटे में 24 मिली प्रेशर कम हो जाता है। और जब ऐसी सिचुएशन बनती है तब बॉम्ब साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। दिस क्विकली इंक्रीज द प्रेशर डिफरेंस। जब एक चीज बताओ, जब 24 घंटे में 24 मिली बार प्रेशर कम होगा तो बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया बन जाएगा,
और हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में एक हाई डिफरेंस क्रिएट होगा। जितना ज्यादा हाई डिफरेंस क्रिएट होगा उतनी तेज हवाएं चलना शुरू होंगी, और इस प्रोसेस को बॉम्बोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? बॉम्बोजेनेसिस। तो यूपीएससी वालों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द बॉम्बोजेनेसिस। तो इसमें क्या हुआ, जो वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक में जनरली ये ओरिजिनेट होते हैं। तो बॉम्ब साइक्लोन कहाँ पे बनते हैं? वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक में बनते हैं। जब नॉर्थ अमेरिका की ठंडी हवा अटलांटिक ओशियन से आने वाली थोड़ी गर्म हवा के साथ मिलती हैं, और उस समय 24 घंटे में 24 मिलीबार प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और बॉम्बोजेनेसिस की कंडीशन आ जाती है, उस केस में बॉम्ब साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। स्पीड हवा की अप टू 80 किलोमीटर पर आवर होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्टर्ब कर देते हैं, ये आपके ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्नोफॉल होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बॉम्ब साइक्लोन। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, इंडिया रिसेंटली सरपास विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? सो इट इज जर्मनी। जर्मनी, सॉरी, इट इज जापान। जापान को क्रॉस करके इंडिया विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और आने वाले समय में मतलब 2030 तक हम जर्मनी को क्रॉस करके थर्ड नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रलय मिसाइल किसने टेस्ट की है? तो डीआरडीओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ जी। नेक्स्ट है YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल किस कंट्री ने डेवलप की है? तो YJ-20 एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, और इसको चाइना ने तैयार किया है। चाइना ने इसकी रिसेंटली टेस्टिंग की है। ठीक है, चाइना ने रिसेंटली YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को फायर किया है। इसका अगला नाम ईगल स्ट्राइक 20 है। ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जिसको चाइना ने तैयार किया है। इसका पहली बार इसको पब्लिक में लाया गया था जब चाइना की विक्ट्री डे परेड थी 3 सितंबर 2025 को। अब ये क्या करती है, ये बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, उनको डिस्ट्रॉय करती है। इनकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक है। स्पीड 6 मैक से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डन। तो ये थे हमारे सभी आज के करेंट अफेयर्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। लास्ट में है एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिग्नोरियर्स डिसीज रिसेंटली न्यूज में देखी गई है, ये किस कारण होती है? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ? जो भी आंसर होगा कमेंट पे बताइएगा, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।